हो गया। चलिए, हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसका एमसीक्यू कर रहे थे और ये पार्ट नंबर आपका 3 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन किया था, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? हु सेड कैवोर, मैजनी एंड गरिबाल्डी थ्री हर ब्रेन, हर सोल, हर स्वाड। मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इटली का जब यूनिफिकेशन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, तो कैवोर का, मैजनी का और गैरिबाल्डी का जो है रोल बहुत बड़ा था। इटली के यूनिफिकेशन में इनका रोल बहुत बड़ा था, तीनों का रोल बहुत बड़ा था। तो किसने काउंट कैवोर को ब्रेन बोला, मैजनी को सोल बोला और आपका गैरिबाल्डी को क्या बोला? स्वाड बोला। मतलब काउंट कैवोर को क्या बोला गया? इटली का ब्रेन बोला गया। इटली का सोल किसे बोला गया? मैजनी को बोला गया। और गैरिबाल्डी को क्या बोला गया? स्वाड बोला गया, मतलब तलवार बोला गया। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था बाबू? ऑप्शन है आपके विक्टर इमैनुअल, लुइस 18, जॉर्ज मेरेडिथ और ऑप्शन नंबर डी है आपका गिजोट, है ना। तो याद रखिएगा, कैवोर, मैजनी और गैरिबाल्डी को जो है ब्रेन, सोल और स्वाड जो है किसने बोला था? वो बोला था जॉर्ज मेरेडिथ ने। किसने? जॉर्ज मेरेडिथ ने बोला था। क्यों? क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जो है जोर लगा दिया था। इनका रोल बहुत बड़ा था। और ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को जो है पलट कर पूछा जा सकता है कि इटली का ब्रेन किसे बोला जाता है, किसे बोला गया? तो किसे बोला गया? काउंट कैवोर को बोला गया। इटली का ब्रेन जो है किसे बोला गया? काउंट कैवोर को बोला गया। इटली का सोल किसे बोला गया? मेजनी को बोला गया। और साथ में स्वाड या तलवार जो है किसे बोला गया? तो वो गैरिबाल्डी को बोला गया था। क्वेश्चन पलट कर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि किसने बोला था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बाबू। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? नेम द स्टेट विच लेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। मतलब वह स्टेट जहां से इटली का यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, इटली का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन क्या है आपके? सार्डिनिया, पिडमोंट, रोम, प्रशिया, वियना। तो ध्यान रखिएगा, इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस है जो, या बोल सकते हैं उसकी शुरुआत जो है कहां से हुई थी? उसकी हुई थी सार्डिनिया, पिडमोंट से। कहां से? सार्डिनिया, पिडमोंट से। और याद रखिएगा, सार्डिनिया, पिडमोंट का जो प्रिंस था, कौन? प्रिंस मतलब शासक कौन था? विक्टर था। कौन था? विक्टर। विक्टर इमैनुअल टू। कौन था? विक्टर इमैनुअल टू जो है सार्डिनिया, पिडमोंट का क्या था? प्रिंस था, या रूलर बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, वहां का पीएम कौन था? है ना, प्राइम मिनिस्टर आपका उस
वहां का सर्डेनिया पिटमोंट का कौन था? काउंट कवोर। कौन था? काउंट कवोर, है ना। तो याद रखिएगा, इटालियन यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है कहां से शुरू हुआ था? वो हुआ था सार्डिनिया पिडमोंट से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बाबू सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा कि सार्डिनिया पिडमोंट का जो प्रिंस था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल टू था, है ना। और वहां का पीएम कौन था? वो था काउंट कवोर था बाबू। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना, कि सार्डिनिया पिडमोंट का पीएम कौन था, या काउंट कवोर जो है वो क्या था, है ना। तो याद रखिएगा कि वो पीएम था, और कहां का पीएम था? वो सार्डिनिया पिडमोंट का था बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, विच ईयर was known as the year of deer breed? ईयर ऑफ डियर ब्रेड, किस वर्ष को, किस ईयर को जो है ईयर ऑफ डियर ब्रेड बोला गया है? ईयर ऑफ डियर ब्रेड के नाम से जाना जाता है। वह वर्ष कौन सा था? याद रखिएगा, 1815 या 1848 या 1830 या 1815, दो बार आ चुका है। ये 1915 कर लीजिए यहां पे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ईयर ऑफ डियर ब्रेड जो है 1848 को बोला जाता है। किस ईयर को बोला जाता है? 1848 को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक सब टॉपिक होगा हंगर हार्डशिप, है ना। हंगर हार्डशिप करके एक टॉपिक होगा। उसके सेकंड पारा पे अगर शायद जाओगे, सेकंड या थर्ड पारा है, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 1848 का ईयर जो था, उस समय 1848 में क्या था कि फूड का प्राइसेस बहुत बढ़ चुका था। फूड का प्राइसेस जो है फूड का प्राइसेस क्या हो चुका था? बढ़ चुका था। साथ में ये 1848 में ही क्या हुआ था? बैड हार्वेस्टिंग हुआ था, बैड हार्वेस्ट हुआ था। मतलब फसल जो है उतना अच्छा नहीं हुआ था, बैड हार्वेस्ट। तो दोनों कंडीशन हो गया। हार्वेस्ट जो है मतलब फसल अच्छा हुआ नहीं, साथ में पहले से ही प्राइसेस क्या थे? हाई था। फसल और खराब होने के कारण प्राइसेस जो है क्या हो गया? और बढ़ गया बाबू। तो इसलिए 1848 को क्या बोला गया? ईयर ऑफ डियर ब्रेड बोला गया। क्या बोला गया? ईयर ऑफ डियर ब्रेड बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, और ध्यान से पढ़िए। वियना कांग्रेस वाज कन्वेन्ड इन 1850 फॉर व्हाट पर्पस? देखिए, बोला जा रहा है कि 1815 में वियना कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसका पर्पस क्या था? उसका मोटिव क्या था? वियना कांग्रेस का जो कन्वेंट मतलब मीटिंग है ना, या बैठक जो हुई थी 1815 में, उसका पर्पस क्या था बाबू? ध्यान रखिएगा। टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप। क्या? टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप। मतलब कंजर्वेटिव रिजिम को जो है वापस लाने के लिए जो उसका मोटिव यही था। नेपोलियनिक वार के बाद जो है आपका ये मीटिंग, वियना कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 1815 में, नेपोलियनिक वार के बाद जो है वो चाहते थे वहां के लोग, वियना कांग्रेस के लोग,
कि जो कंजर्वेटिव रिजीम है, जो राजतंत्र था, उसको वापस या पुनः जो है स्थापित किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो? आपका जब चैप्टर ही स्टार्ट हुआ होगा तो फ्रेडरिक सोरियो वर्ड से ही स्टार्ट हुआ है ना। पहले या दूसरे लाइन में ही इसका जो है नाम आ चुका है, आपने सुना होगा। तो फ्रेडरिक सोरियो कौन था? आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था वो। क्या था वो? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था बाबू। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ध्यान रखिएगा, रेड शर्ट मिलिशिया, मतलब ये रिवोल्यूशनरी मिलिशिया था। क्या था ये? रिवोल्यूशनरी मिलिशिया था, क्रांतिकारी मिलिशिया था, रेड शर्ट के नाम से। तो रेड शर्ट मिलिशिया जो है के फाउंडर कौन थे? रेड शर्ट मिलिशिया के फाउंडर कौन थे बाबू? ये रेड शर्ट मिलिशिया का मतलब क्या हुआ? लोग जो हैं रेड शर्ट जो है या रेड कलर का जो है कपड़े पहनने लगे थे। वो उनका एक साइन था। रेड शर्ट क्या था आपका? एक साइन के रूप में यूज करते थे, एक साइन के रूप में, एक सिंबल के रूप में यूज करते थे। तो रेड शर्ट रिवोल्यूशनरी मिलिशिया का जो है फाउंडर कौन था बाबू? वो थे गैरिबाल्डी। कौन थे? गैरिबाल्डी थे। और ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था? जोसेफ गैरिबाल्डी। क्या नाम था? जोसेफ गैरिबाल्डी। ध्यान रखिएगा, गैरिबाल्डी ने लोगों में ये फीलिंग्स जगाया, है ना। और गैरिबाल्डी के फॉलोवर्स को क्या बोला गया? गैरिबाल्डिनी बोला गया। क्या बोला गया? गैरिबाल्डिनी बोला गया। ध्यान रखिएगा, मतलब ये रेड शर्ट जो है इसकी परंपरा जो है गैरिबाल्डी ने शुरुआत की। रेड शर्ट पहनने का मतलब है कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में जगाना चाह रहे थे। और साथ में जो है आपका इनके जो फॉलोवर्स है, इनके फॉलोवर्स को किस नाम से बुलाया गया? इनके फॉलोवर्स को जो है गैरिबाल्डिनी के नाम से बुलाया गया। तो आपका रेड शर्ट मिलिशिया का फाउंडर कौन था बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका गैरिबाल्डी। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज हिलारिया फ्लिक? व्हाट वाज हिलारिया फ्लिक? बताओ कि हिलारिया फ्लिक जो है वो क्या था? हिलारिया फ्लिक जो है वो क्या था बाबू? हिलारिया फ्लिक एक सीक्रेट सोसाइटी था। क्या था? सीक्रेट सोसाइटी था। ध्यान रखिएगा। और इसका जो है फॉर्मेशन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में हुआ था बाबू। हिलारिया फ्लिक एक सीक्रेट सोसाइटी था, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप था। और इसका फॉर्मेशन जो है कब हुआ था? 1814 में हुआ था, 1814 में हुआ था। तो हिलारिया फ्लिक क्या था आपका? एक सीक्रेट सोसाइटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अब देखो ये तो बहुत इजी है कि नेपोलियनिक कोड जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस ईयर में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। नेपोलियनिक कोड जो है कब लागू की गई थी, आपको याद होगा 1804 में, 1804 में, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं द सिविल कोड ऑफ फ्रांस। द सिविल कोड ऑफ फ्रांस के नाम से भी जाना जाता है बाब। तो नेपोलियनिक कोड जो है स्थापित कब हुई, लागू कब किया गया था, लागू हुआ था आपका 1804 में। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है द सिविल कोड ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन में है हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन, है ना। गोल्डन मीन की पॉलिसी जो है किसने अपनाई थी, गोल्डन मीन का पॉलिसी जो है किसने अपनाया था। ऑप्शन से आपके लुइस फिलिप, मैजनी, मेटरनिक या ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस। याद रखिएगा गोल्डन मीन का जो पॉलिसी था वो अपनाया गया था लुइस फिलिप के द्वारा। किसके द्वारा, लुइस फिलिप के द्वारा जो है ये मीन, गोल्डन मीन की पॉलिसी अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए आफ्टर द वियना कांग्रेस अ नंबर ऑफ पोलिश प्राइस्ट वर सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज फॉर। देखिए वियना कांग्रेस के बाद, वियना कांग्रेस के बाद जो है जब रशियन ऑथोरिटीज थी, रशियन गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में कौन था, रशिया था। तो वियना कांग्रेस के बाद जो है रशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोलिश प्रीस्ट को, मतलब पोलिश पुजारियों को जो है साइबेरिया क्यों भेजा गया था, क्या रीजन रहा था कि रशियन ऑथोरिटीज ने पोलिश प्राइस्ट को जो है साइबेरिया भेजा था। बड़ी संख्या में जो आपके पोलिश प्राइस्ट थे, जो पुजारी थे, जो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, उनको साइबेरिया क्यों भेजा गया था। ध्यान रखिएगा रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब पोलैंड जो है किसके अधीन था, पोलैंड के ऊपर शासन कौन कर रहा था, रसिया कर रहा था। कौन कर रहा था, रसिया कर रहा था। तो वहां का जो लैंग्वेज था, पोलिश लैंग्वेज है ये, तो पोलिश लैंग्वेज बोलने पर रोक लगा दी गई थी, है ना। पोलिश लैंग्वेज बोलने पे क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। लेकिन ये जो प्राइस्ट लोग थे, ये जो पुजारी लोग थे, ये जो प्राइस्ट लोग थे, ये जो पुजारी थे, इन्होंने क्या किया, बैन होने के बावजूद, पोलिश लैंग्वेज बैन होने के बावजूद इन्होंने पोलिश लैंग्वेज बोलना जारी रखा।
इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन ऑथोरिटीज ने बहुत बड़ी संख्या में जो पोलिश प्राइस्ट थे, आपके जो पोलिश प्राइस्ट थे, जो पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले जो पुजारी थे, उनको कहां भेज दिया था? उनको भेज दिया था साइबेरिया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है बाबू? नोट प्रीचिंग इन रशियन लैंग्वेज। हाँ देखो, वो इसीलिए तो भेजा गया था उनको, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में जो है वो प्रचार नहीं कर रहे थे, रशियन लैंग्वेज का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो पोलिश लैंग्वेज बोलना जो है जारी रखे हुए थे। इसलिए उनको कहां भेज दिया गया था? उनको साइबेरिया भेज दिया गया था। और आप लोगों का काम है कि पता करना कि ये साइबेरिया जगह जो है कैसा है ना, ये पता करना है आप लोगों को। चलिए, आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा। बहुत ही ठंडी प्लेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है बाबू? द कन्वेंशन पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड द फॉलोइंग आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है? क्या आपका इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का कन्वेंशन पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड का कन्वेंशन पार्लियामेंट में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, इंग्लैंड की कन्वेंशन पार्लियामेंट ने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जो है क्या डिसीजन लिया था, क्या डिसाइड किया था? ऑप्शन से आपकी जेम्स डॉटर मैरी टू एंड हर हस्बैंड विलियम III वुड जॉइंटली रूल द कंट्री। ये बिल्कुल सही है बाबू। देखो कन्वेंशन पार्लियामेंट ने गोल्डन या आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जो है आपका, जब जेम्स II जो है अपना पद छोड़कर भाग गया था, देश से बाहर भाग गया, तो पार्लियामेंट ने ऐसा माना कि उसका सिंहासन, उसका पद खाली है, राजा का पद क्या है? खाली है। तो उस पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ये जो जेम्स की डॉटर है, कौन? मैरी II, और साथ में उसके जो हस्बैंड है, कौन? विलियम III, उनको वहां का शासक घोषित कर दिया, राजा और रानी घोषित कर दिया कि चलो अब यही लोग क्या करेंगे? रूल करेंगे। ये क्या है आपका? सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, द मोनार्क वुड बी अ सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अब क्या बोला जा रहा है कि मोनार्क मतलब राजतंत्र की बात हो रही है, मतलब राजा और रानी की बात हो रही है, किंग्स और क्वीन की बात हो रही है, कि वो राजा और रानी जो है बिना पार्लियामेंट के सहमति के ना तो कोई कानून बना सकता है और ना ही कोई कानून रद्द कर सकता है। ये कन्वेंशन पार्लियामेंट में इसे भी जो है डिसाइड किया गया था, उस पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये डिसाइड किया गया था आपका। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, दैट द पार्लियामेंट वुड सेट आउट द बिल ऑफ राइट्स। बोला गया कि पार्लियामेंट जो है बिल बनाने का काम करेगा, है ना। पार्लियामेंट मतलब बिल समझ सकते हो, या कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, पार्लियामेंट करेगा। वहां का राजा और रानी जो है इसमें उसकी भूमिका नहीं होगी। बिल बनाने का काम जो है आपका पार्लियामेंट करेगी। तो ये भी ऑप्शन क्या है? ये भी सही है। मतलब आपका कन्वेंशन पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड के कन्वेंशन पार्लियामेंट में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या डिसीजन लिया? पहला डिसीजन लिया कि जेम्स की बेटी जो है मैरी II और उसके हस्बैंड विलियम III जो है क्या करेंगे? वहां का इंग्लैंड का शासक बनेगा, राजा बनेंगे, वही रूल करेंगे। और साथ में यह भी बोला गया कि राजा के पास यह अधिकार नहीं होगा
कि वो किसी भी कानून को बना सके और किसी भी कानून को वो रद्द कर सके। ये भी पावर जो है नहीं रहेगा। हाँ, राजा जरूर मान रहे हैं, लेकिन राजा वो जो है अपने दम पे बिना सहमति लिए हुए ऐसा नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट से जो है एग्रीमेंट या एग्री पार्लियामेंट को करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा वो। और थर्ड में बोला कि राजा जो है किसी भी तरह का बिल नहीं बनाएगा। ये भी जो है, ये तीनों चीजें जो है उसमें कही गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला जा रहा है कि सिविल कोड ऑफ 1804, अभी हमने पढ़ा था कि सिविल कोड ऑफ 1804 को और किस नाम से जाना जाता है ना? नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, साथ में सिविल कोड ऑफ फ्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, मतलब फ्रांस के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, ये सिविल कोड ऑफ 1804 जो था इनफोर्स थ्रू आउट द फ्रेंच टेरिटरीज, और उस कोड को, उस एक्ट को जो है पूरे फ्रेंच का क्षेत्र जो था, जहां तक फ्रेंच का एरियाज था, उन सारे एरियाज में जो है ये एक्ट जो है, ये कोड ऑफ 1804 जो है लागू किया गया था। इसके तहत क्या क्या बातें की गई थी भाई? ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी सही है, पिछले सेशन में आपको करवाया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया? सिक्योर किया। ये ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है, उसने इस्टेब्लिश किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सभी लोग क्या है? एक हैं, ये भी क्या है आपका? सही है। साथ में ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, है ना? जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो छूट दिया जाता था, बर्थ के आधार पे जो प्रिविलेजेस दिया जाता था, उसको भी क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। मतलब ये मैनोरियल ड्यूज, आपने पढ़ा होगा मैनोरियल ड्यूज, साथ में फ्यूडलिज्म, इन दोनों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत। मतलब प्रिविलेजेस जो दिए जा रहे थे उन सबको खत्म कर दिया। तो देखो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका? सही है बाबू। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है बाबू आपका? द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज एन एरिया कॉल्ड, बोला जा रहा है क्या कि 1871 के बाद, 1871 के बाद, 1871 के बाद यूरोप में जो है, यूरोप के किस एरिए में नेशनलिस्ट को लेकर या नेशनलिज्म को लेकर जो है सबसे ज्यादा टेंशन रहा? 1871 के बाद जो है यूरोप में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म को लेकर या नेशनलिस्ट को लेकर टेंशन सबसे ज्यादा किस एरिया में रहा था? मतलब लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी और उसको लेकर वो जो इंपायर था वहां, अब याद रखना करना, तो किस रीजन की बात हो रही है? ओटोमन इंपायर किस रीजन पे जो है रूल कर रहा था? याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 1871 के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा अगर नेशनलिस्ट को लेकर टेंशन हो रही थी, विरोध हो रहा था,
तो वो कौन सा एरिया? बाल्कन रीजन में। कौन सा रीजन? बाल्कन रीजन में हो रहा था। और वो बाल्कन रीजन जो है उस समय किसके अंडर में था? वो था ओटोमन इंपायर के अंडर में था। और यही जो है बाल्कन रीजन में लोगों के अंदर जो है नेशनलिस्ट की फीलिंग जगने लगी, जिसके कारण विरोध शुरू होने लगा, विरोध शुरू हो गया। और इसी को लेकर ओटोमन इंपायर जो है चिंतित हो गया, वरीड हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है बाबू। देखिए ये एलेगरी क्या है ना, ये एलेगरी क्या है बाबू? ऑप्शन से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आइडियलिस्टिक स्टेट, या आर्ट फॉर्म, या सॉन्ग। ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आंसर ही बता दिया ना। एलेगरी जो है आपका वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसको हम टच वगैरह नहीं कर सकते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में क्या है? फ्रीडम, मतलब फीलिंग्स दिखाना चाह रहा है, फ्रीडम, लव, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के अंतर्गत आएगा। साथ में जस्टिस, ये सारा जो है किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का एग्जाम्पल है। तो एलेगरी क्या था? एक आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। आर्ट फॉर्म वगैरह, सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं मार लेना भाई। देखो व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीम ब्रदर्स इन नेशनल बिल्डिंग? देखिए बोला जा रहा है कि ग्रीम ब्रदर्स का नेशनल बिल्डिंग्स में रोल क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो ग्रीम ब्रदर्स जो है वो क्या करते थे, मतलब कैसे जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना चाह रहे थे, या जगाए कैसे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जगाए, नेशनल बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग के रूप में जो है कैसे प्रस्तुत किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था नेशन बिल्डिंग में। याद रखिएगा ग्रीम ब्रदर्स जो थे, कौन? ग्रीम ब्रदर्स, उन्होंने लोगों के अंदर जो है नेशनलिस्ट की भावना जो है या फीलिंग जो है या नेशन बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई? तो वो क्या करते थे? फेरी टेल्स को इकट्ठा करते थे। क्या? फेरी टेल्स को, परियों की कहानी इकट्ठा करते थे, और उस फेरी टेल्स के माध्यम से लोगों के अंदर जो है नेशन बिल्डिंग की भावना जो है प्रोड्यूस करते थे कि अपना भी एक नेशन होगा, अपना भी एक देश होगा, अपना भी एक राष्ट्र होगा जिस पर रूल जो है हम सब करेंगे, अपना शासक होगा, है ना। तो ग्रीम ब्रदर्स जो है किस रूप में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है नेशन बिल्डिंग में? तो वो रहा है फेरी टेल्स के माध्यम से। किस माध्यम से? फेरी टेल्स, मतलब वो परियों की कहानी इकट्ठा करके जो है लोगों के अंदर जो है नेशन बिल्डिंग का जो फीलिंग है या नेशनलिस्ट की फीलिंग को उन्होंने बढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है आपका? व्हाट वाज द फेमस एक्सपेडिशन कैरिड आउट बाय जोसेफ गैरिबाल्डी कॉल्ड? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इटली का यूनिफिकेशन में
इटली का यूनिफिकेशन में जोसेफ गैरिबाल्डी का रोल क्या था? क्या रोल क्या था? मतलब इटली का जब यूनिफिकेशन हो रहा था तो उस यूनिफिकेशन में जोसेफ गैरिबाल्डी का रोल क्या रहा? ऑप्शन से आपके एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 ऑफ साउथ इटली या यंग इटली इन मार्शल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया बाबू। क्यों? क्योंकि यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया था? जोसेफ मैजनी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मैजनी ने। यंग यूरोप किसने किया था? जोसेफ मैजनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे ही कट गया, है ना। अब एक बचा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा जोसेफ गैरिबाल्डी का रोल जो है इटली की यूनिफिकेशन में क्या रहा? तो यह था कि उन्होंने अकेला अपने दम पे इटली के नॉर्दर्न पोल पे, है ना, इटली का नॉर्दर्न और साउदर्न इटली के लोगों को, है ना, नॉर्दर्न इटली पोल बोल दिया मैंने ना, याद रखिएगा ऑप्शंस में ये दिया हुआ है ना। मतलब गैरिबाल्डी ने क्या किया कि अकेला वो बंदा क्या किया कि साउथ इटली के लोगों को उन्होंने क्या किया? एक किया, यूनिफाई किया। क्या किया? एक किया था। साउथ इटली में जो रहने वाले लोग थे उनको एक साथ लाया, एक किया। गैरिबाल्डी का ये रोल रहा था इटली की यूनिफिकेशन में। तो ध्यान रखिएगा एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली, ये ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। अगर साउथ ना दे देता, क्या दे देता? नॉर्थ। तो याद रखिएगा नॉर्थ और साउथ इटली के दोनों को लोगों को, है ना, नॉर्थ इटली के लोगों को भी और साउथ इटली के लोगों को भी इसने क्या किया था? यूनिफाई किया था, है ना, एक्सपेडिशन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। देखिए, नेम द एक्ट, एक्ट का नाम पूछ रहा है, उस कानून का नाम पूछ रहा है। नेम द एक्ट विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोला जा रहा है कि किस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था? किस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना? आपको याद है पिछले सेशन में हमने करवाया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन कुछ और था। हमने उस क्वेश्चन में आपको क्लियरली जो है आपको बताया गया था, समझाया गया था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बना था द एक्ट ऑफ, यहां दिया हुआ है ही, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, है ना। किस एक्ट के तहत? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत। इस एक्ट में क्या था? यूके, यूके किसके जो है किसको रूल करने पे मजबूर कर दिया, या किसके ऊपर जो है ये शासन करना स्टार्ट कर दिया, है ना, याद है? तो वो एक्ट कौन था? वो एक्ट था एक्ट ऑफ यूनियन। इसी एक्ट के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। देखिएगा आपका हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। बोला जा रहा है कि 1861 में इटली का शासक कौन बना, राजा कौन बना था? याद रखिएगा यूनाइटेड इटली का
जो है इटली का यूनिफिकेशन होने के बाद सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो इटली का शासक कौन बना था? याद रखिएगा, वो बना था विक्टर इमैनुअल टू बना था। 1861 में इटली का रूलर किसे घोषित किया गया? वो घोषित किया गया था विक्टर इमैनुअल टू को। और ये कहां का शासक था, रूलर था? याद रखिएगा, इसके पहले इटली के यूनिफिकेशन होने के पहले ये सार्डेनिया पीडमोंट है ना। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू इटली का शासक बनने से पहले सार्डेनिया पीडमोंट का क्या था? वो रूलर था, राजा था। लेकिन जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया बाबू, तो वो पूरे इटली का जो है राजा उसे घोषित कर दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, पहले भी हो चुका है ना। यंग इटली क्या था बाबू? क्वेश्चन पलट कर दिया है बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ना। देखो, यंग इटली क्या था? सीक्रेट सोसाइटी था, या विजन ऑफ इटली था, या नेशनल एंथम था इटली का, या इनमें से कोई नहीं था? याद रखिएगा, यंग इटली जो है क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी था। क्या था? सीक्रेट सोसाइटी था। अब आपका वर्क है याद करना क्या, कि यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी था, इसका फाउंडर जो है कौन था? याद है? जोसेफ मेजनी। कब? 1831 में, है ना। कब किया था? 1831 में किया था बाबू, ध्यान रखिएगा। तो यंग इटली क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी था। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कल करवाया गया है, हु वर द जंकर्स? जंकर्स किन्हें बोला जाता था, है ना। जंकर्स जो है किन्हें बोला जाता था, मतलब जंकर्स वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन से लार्ज लैंड ओनर्स, या सोल्जर्स, या एरिस्टोक्रेसी, या वीवर्स। याद रखिएगा, जंकर्स जो है वो यूज किया जाता था लार्ज लैंड ओनर्स के लिए। किसके लिए? लैंड ओनर्स के लिए, जो है जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके लिए जंकर्स वर्ड का यूज किया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बाबू। देखिए, थैंक यू बोल दिया है। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन या अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।